नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में नियुक्ति पत्र सीएम के द्वारा वितरित किए जाने हैं और अब से कुछ देर के बाद ही ये नियुक्ति पत्र वितरित मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें नव चयनित डिप्टी कलेक्टर को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे और लोक भवन में नियुक्ति पत्र को वितरित किया जाएगा। बड़ी जानकारी है, अब से कुछ देर के बाद ही मुख्यमंत्री के द्वारा लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र नव चयनित डिप्टी कलेक्टर्स को दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अब से कुछ देर में ही नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री वितरित करेंगे। बड़ी जानकारी है और ये नियुक्ति पत्र नव चयनित डिप्टी कलेक्टर को दिए जाएंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और मुख्यमंत्री खुद ये जो नए चयनित डिप्टी कलेक्टर हैं इनको पत्र वितरित करेंगे। बड़ी जानकारी है, अब से कुछ देर के बाद ही मुख्यमंत्री के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इन सभी नव चयनित डिप्टी कलेक्टर्स को लोक भवन में दिए जाएंगे और नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया है। तो नव चयनित डिप्टी कलेक्टर्स हैं, इन सभी को ये नियुक्ति पत्र अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। और अब कानपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। कानपुर में रूपानी चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की सूचना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने दमकल विभाग को तत्काल इसकी सूचना दी है और दमकल की गाड़ियां आग को काबू करने में लगी हैं। इस आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। कानपुर के विजयनगर इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर के विजयनगर इलाके में यह चप्पल फैक्ट्री है जहां पर अचानक से यह भीषण आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। विजयनगर इलाका कानपुर का, जहां पर ये एक चप्पल फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है और आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग है। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल को इसकी सूचना दी है। दमकल की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद हैं। फायर टेंडर के द्वारा इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाइए कि यह भीषण आग लगी हुई है। राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राहुल, तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है, फिलहाल क्या जानकारी है? ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो आग लगी है उसको पूरी तरीके से काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां जो अगल बगल के और जो फायर के ऑफिस थे उनसे भी दमकल की गाड़ियां मंगा ली गई हैं। कहीं ना कहीं 10 से 12 गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग को काबू करने की कोशिश करी जा रही है। मैं बता दूं आपको, ये चप्पल फैक्ट्री है। अभी आग किन कारणों से लगी है इसका अभी पता नहीं चल सका है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी है आग पर काबू पाना। जी राहुल, ये बताएं कि लगभग कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद होंगी दमकल की जो इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, और थोड़ा सा इस इलाके के बारे में बताएं कि आसपास यहां पर और भी कंपनी या फैक्ट्रीज हैं, उनको लेकर के एहतियातन क्या किया गया प्रशासन की तरफ से, इसको भी अपडेट करें। देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अगल बगल और तमाम फैक्ट्रियां हैं। किसी और फैक्ट्री में आग न पहुंच सके, इसको लेके जो पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा जो दमकल कर्मी हैं, जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं, पूरी तरीके से लगे हैं। आग को चारों तरफ से घेर रखा दमकल कर्मियों द्वारा। 10 से 12 गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाए जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मौके पे एसपी साउथ दीपक धूकर भी मौजूद है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं जो पूरी तरीके से आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में एक और इनामी बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शिकंजा कसने के बाद कोर्ट में अब धनंजय ने सरेंडर किया है। लखनऊ पुलिस ने धनंजय पर एक दिन पहले ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और उसके बाद आज धनंजय ने गुपचुप तरीके से प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में यह सरेंडर किया है। सूत्रों की माने तो धनंजय वकील की यूनिफॉर्म पहनकर कोर्ट में पहुंचा। धनंजय सिंह पर मऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थीं। कुछ लोगों का यह कहना है कि धनंजय को यह डर सता रहा था कि अगर वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर हो सकता है और इसलिए उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो धनंजय सिंह, जिस पर 25,000 का इनाम कल लखनऊ पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था, आज प्रयागराज में कोर्ट में पहुंच करके सरेंडर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वकील की वेशभूषा में धनंजय सिंह कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर सरेंडर धनंजय के द्वारा किया गया है और वकीलों की पूरी फौज उसके साथ मौजूद थी। एमपी एमएलए कोर्ट में यह सरेंडर धनंजय सिंह ने दिया है। जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि डर यह सता रहा था कि धनंजय को कहीं एनकाउंटर ना कर दिया जाए और इस वजह से कोर्ट में जाकर के यह सरेंडर किया गया है। जबकि कल 25,000 का इनाम घोषित किया गया था लखनऊ पुलिस की तरफ से। अजीत सिंह की हत्या
कि साजिश रचने के आरोप धनंजय पर हैं और ऐसे में आज एमपी एमएलए कोर्ट में प्रयागराज में यह सरेंडर किया गया है। लेकिन वकील की वेशभूषा में सरेंडर किया गया है। बताया जा रहा है कि वकीलों की तरह काला कोट पहन करके एमपी एमएलए कोर्ट धनंजय पहुंचा और उसके बाद यह सरेंडर धनंजय ने वहां पर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट जब पहुंचा धनंजय, जब सरेंडर किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और कई वकील भी मौजूद थे धनंजय के साथ में। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी धनंजय को गिरफ्तार करने की, क्योंकि अजीत हत्याकांड का साजिश रचने का आरोपी धनंजय बताया जा रहा है और इस वजह से ही चूंकि पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, पहुंच नहीं पा रही थी धनंजय तक, इसलिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। जानकारी धनंजय की तरफ से यह भी मिली कि डर उसको यह सता रहा था कि कहीं पुलिस एनकाउंटर ना कर दे धनंजय का, इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट में और बेहद गुपचुप तरीके से यह सरेंडर किया गया। वकील की वेशभूषा में प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा धनंजय और उसके बाद यह सरेंडर किया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय पहुंचता और सरेंडर कर देता है। 25,000 का इनामी धनंजय जिसने सरेंडर किया है। और चलिए बातचीत करते हैं। राजन हमारे साथ जौनपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और संदीप हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आता हूं। 25,000 का इनाम कल पुलिस घोषित करती है और आज प्रयागराज पहुंचता है धनंजय और एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर देता है। दिलचस्प यह है कि वकील की वेशभूषा में पहुंचता है। पूरा माजरा क्या है, एक बार अपडेट करें। देखिए, अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने के कारण जो है लगातार पुलिस धनंजय सिंह को खोज रही थी, धनंजय सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि धनंजय जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन लगातार धनंजय सिंह अपने आप को बचा रहे थे। एक पुराना मामला जो कि 2017 में बलवा का मामला था, जिसमें खुटहन थाना है जौनपुर में, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उसमें धनंजय सिंह जमानत पर थे और जो जमानतदार आशुतोष शर्मा थे उन्होंने एक अर्जी डाली कि वो अपनी जमानत जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं, वो निरस्त करवाना चाहते हैं, जिसको एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उसी के बाद जो है धनंजय गुपचुप तरीके से प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सरेंडर किया और वो जो पुराना मामला 2017 का चला आ रहा था, जिसमें ये जमानत पर थे, जिसकी जमानत अर्जी जो है उनके आशुतोष शर्मा की जो जमानतदारी थी वो जब निरस्त की गई तो उसमें इनकी जमानत खारिज कर दी गई और एक बार फिर से इनको जेल भेज दिया गया है। चलिए संदीप, आप बने रहे, मैं आपके पास दोबारा से वापस आता हूं। खुर्रम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, 25,000 का इनाम घोषित होता है। पुलिस बड़े दिन से पड़ताल कर रही थी कि हाथ लग जाए, लेकिन अचानक से एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच जाता है धनंजय और सरेंडर कर देता है, वो भी वकील की वेशभूषा में। कैसे इसको देख पा रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय हो गई कि जिस तरीके धनंजय सिंह को ढूंढा जा रहा था, धनंजय सिंह को मालूम था कि अब बचने के रास्ते बेहद कम हो चुके हैं। लेकिन रास्ता क्या था? रास्ता था कि कोई पुराना मामला जिसमें वो जमानत पर हो, उसके एक बार फिर वो अंदर हो जाए, और यही उन्होंने किया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पहले जो जमानतदार था उससे जमानत वापस ली गई, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद धनंजय सिंह पहुंच चुका था वहां पर, उसको जेल भेज दिया गया। ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला था और ये एक तरीके से मोडस ऑपरेंडी एक बहुत शातिर बदमाशों का होता है, शातिराना अंदाज होता है। उनको मालूम होता है कि अगर वो जेल पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक अलग प्रक्रिया चलेगी उनको रिमांड पर लेने की। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि वो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट में अर्जी डालेगी, उसके बाद वो अर्जी सुनवाई होगी, कबूल हो जाता है तो फिर उनको उनका रिमांड मिल सकती है। लेकिन जुडिशियल रिमांड मिलती है या पुलिस रिमांड मिलती है, ये बात की बात है। लेकिन जिस अंदाज में धनंजय सिंह ने खुद को सरेंडर किया है, ये बताता है कि दबाव काम में आया है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि अपराधी शातिर है और लाख दबाव के बाद भी वो अपना रास्ता निकाल लेता है, जो धनंजय सिंह ने किया। लेकिन खुर्रम, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि धनंजय की तरफ से भी वर्जन ये है कि डर ये सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो एनकाउंटर हो जाए। क्या इस शातिराना चाल के पीछे सिर्फ एक यही वजह है, या फिर उसको समझ में आ रहा था कि ये एक सेफ साइड है, अगर ऐसा करते हैं तो चैलेंजेस रहेंगे पुलिस के सामने, और अब यहां से आगे चुनौती प्रशासन के सामने या पुलिस महकमे के सामने आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सरेंडर तो कर दिया आज धनंजय ने। खुर्रम, देखिए, बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज एमपी एमएलए में कोर्ट किया है। जो अजीत सिंह हत्याकांड का मामला था जो लखनऊ में हुआ था, वो मुकदमा यहाँ दर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक एप्लीकेशन डाली जाएगी कि उनकी रिमांड ली जाए, तो उससे पहले उनको यहाँ पर लाया जाएगा, वो सुनवाई होगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो एनकाउंटर का भय है वो तकरीबन सारे अपराधियों का, मुख्तार का मामला उठा लीजिए,
वो पंजाब की जेल में है, लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहते कि उनको भी इस बात का डर सता रहा है कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। ये एक अच्छी बात भी और गंभीर बात भी। अच्छी बात यह है कि जो अपराधी है उनके मन में दहशत होनी चाहिए, और एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि कस्टोडियल डेथ में, जिस तरह कस्टोडियल डेथ हो रही है, कहीं को कोर्ट अगर इस पर खड़ी हो जाए कि हम कैसे आपको किसी कस्टडी दे दें, जबकि कस्टोडियल इत्मीनान से वहां हो जा रहा है, और जो भी अपराधी आपकी कस्टडी में आता है वो भागने में कामयाब होने की कोशिश करता है और उसका फिर एनकाउंटर हो जाता है। यानी कि आप इस काबिल नहीं है, तो क्या कोर्ट ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काबिल नहीं है कि उन्हें अपराधी की कस्टडी दी जाए? यानी कि वो भाग सकता है, ठीक है, वो भागने की कोशिश में उसको ढेर कर दिया गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भागने में अगर कामयाब हो जाएगा तो एक बार फिर ये कहा जाएगा कि एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। तो दोनों एस्पेक्ट है। अच्छी बात है कि अपराधियों के मन में डर बैठ चुका है कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़े तो पुलिस को छोड़ेगी नहीं। ये डर अगर अपराधियों के दिमाग में बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। कहीं कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि कस्टडी में जाता है तो वो एनकाउंटर हो जाता है, कि वो भागने की कोशिश करता है, तो यानी कि पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कस्टडी में किसी को रखने योग्य नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आने वाले वक्त में पुलिस के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना होगा, क्योंकि उन्हें अदालत अगर कस्टडी में देने से इंकार कर देती है तो पुलिस के आगे जुडिशियल कस्टडी के कोई नहीं होगा, और पूछताछ करनी तो जाहिर सी बात है आपको जेल में जाकर के पूछताछ करनी पड़ेगी। ये अपराधी की जीत होगी। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात भी है, और दूसरा एस्पेक्ट बेहद डराने वाला भी है और चिंतित करने वाला भी है। लेकिन धनंजय सिंह का मामला देखिए, जिस तरीके से उसे दूसरे मामले में जमानत तुड़वा करके अपने आप को सरेंडर करके प्रयागराज जेल में चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो समझ चुका था कि अब भागने की कोशिश बेकार है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये भी कर रहे हैं कि इतने दिन तक जो फरार था धनंजय सिंह, वो पूरे मामले में अपनी गोटियां सेट कर रहा था। तो क्या गोटियां सेट हो चुकी है? क्या अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता, जिसे पुलिस मान रही है, क्या उसने उसको हाथ से भी निकलने का रास्ता बना लिया है, सोच लिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है? ये भी सोचने वाली बात। बिल्कुल खुर्रम, आपने ये बड़ी बात कही है, क्योंकि एक लंबा वक्त उसने लिया है और उसके बाद जिस तरीके से सरेंडर किया है, निश्चित तौर पर ये जो सवाल हैं आपने जो उठाए हैं ये बेहद जायज हैं। राजन, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक दौर जिस समय बाहुबली के तौर पर धनंजय को जाना जाता, वो भी जौनपुर के अंदर, आज सरेंडर उसके द्वारा किया गया है, कैसे इसको आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, धनंजय सिंह के ऊपर जब 25,000 का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद ही उनके जो पिता हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं राजदेव सिंह, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने रात में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि लखनऊ पुलिस जो है वो जब उनके बेटे की हत्या करना चाहती है, उनको झूठे आरोपों में फंसा रही है। तो इसके पहले चलिए, राजन से लगता हमारा संपर्क टूट गया है। राजन के पास हम दोबारा से रुख करेंगे। संदीप का मैं रुख कर लेता हूं। संदीप लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, खुर्रम जो बात कह रहे थे उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, क्या इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक बात तो वो ये भी कह रहा है कि डर उसको कहीं सता रहा था कि एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद दोनों तरीके से इसके दो प्रोस्पेक्टिव खुर्रम ने बताए हैं। क्या इसको इसी तरीके से आप देखते हैं? इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं जो सरेंडर किया गया आज धनंजय के द्वारा? जी बिल्कुल, ये जो सरेंडर किया गया है, इसमें जो खुर्रम निजामी जी ने कहा बिल्कुल ये सही है कि कहीं ना कहीं अगर अपराधियों में एक खौफ है, उनको अगर ये डर सताता है कि बाहर रहेंगे तो मार दिए जाएंगे या फिर उनका एनकाउंटर हो जाएगा, तो वो उनको लगता है कि वो जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और होता भी इसी तरीके से है कि जब भी कोई बड़ा अपराधी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो अपनी किसी न किसी जमानत को, पुराने केस को खुलवाकर या उसमें जमानत निरस्त करवाकर वो जेल में चला जाता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि जो चीजें वो बाहर रह के करता है वो जेल में बैठ के भी बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से अपने लोगों द्वारा करवाता रहता है। तो कहीं ना कहीं धनंजय सिंह केस में भी इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि धनंजय सिंह ने एक दिमाग लगाया और उसने अपनी पूरी जो गणित सेट की, और उस गणित सेट करने के साथ ही उसने अपना पुराना एक मुकदमा जिसमें जमानत पर था, वो जमानत उसने खारिज करवाई और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब जेल में पहुंचकर कहीं न कहीं वो सुरक्षित हो गया है। बात वही जो कि खुर्रम जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो उसको जेल से बाहर नहीं आना पड़ेगा, वहीं जाकर उसकी बयान लेने पड़ेंगे, उससे पूछताछ करनी पड़ेगी। और जो एक शक, जो एक
जिसको उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर संज्ञान लेती है और कोर्ट इतने, क्योंकि एक कई मामले इस तरीके, चाहे वो अतीक अहमद की बात कर लें, चाहे हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें, विजय मिश्रा अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए, उनकी बात कर लें, सभी ने एक आरोप लगाया कि मैं पुलिस के साथ जाता हूं तो मेरी जान को खतरा है, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। तो ये अगर इस बात को कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और कोर्ट ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया तो बिल्कुल पुलिस के लिए ये एक बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात धनंजय की, तो स्वाभाविक है कि वो अब अपने पुराने मामले को खुलवाकर प्रयागराज नैनी जेल में पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। राजन का रुख मैं एक बार फिर से कर लेता हूं। राजन, आपकी बात अधूरी रह गई थी, सवाल अभी भी वही है, क्योंकि एक तरफ 25,000 का इनाम घोषित होता है, दूसरे ही दिन जाकर के सरेंडर हो जाता है, कैसे देख पा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, जैसे धनंजय सिंह के ऊपर जब आरोप लगे और उसके बाद जब गैर जमानती वारंट जारी हुआ, उसके बाद लगातार धनंजय सिंह गायब हो गए थे, ना उनका जौनपुर पता चल रहा था, ना लखनऊ में, यहाँ तक कि लोग जौनपुर में जो उनके जानने वाले थे वो लोग, उन लोगों ने भी अपने मोबाइल बंद कर लिए थे, कोई भी उनके विषय में कोई जानकारी नहीं दे रहा था। और उसके बाद जैसे ही कल जो है 25,000 का इनाम जो है पुलिस द्वारा उनके ऊपर घोषित किया गया, उसके बाद उनके पिता सामने आते और वो एक प्रेस वार्ता करते और साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि प्रशासन जो है वो उनके बेटे की, धनंजय की हत्या कराना चाहता है, धनंजय को झूठे आरोपों में, झूठे साजिश के तहत जो उनको फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो प्रेस वार्ता करते हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो परिजन हैं, जो उनके लोग हैं, जो धनंजय सिंह हैं, उनको भी जो बात का अंदेशा हो गया था कि पुलिस जो है उन तक पहुंचने वाली है और जल्द जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। जिस तरह से ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है, जिस तरह से उनकी जो संपत्ति है उसका जो है ब्यौरा निकाला जा रहा है, आयकर विभाग से जिस तरह से जांच कराई जा रही है, कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को इस बात का डर सताने लगा कि अब अगर वो पुलिस के सामने नहीं आते हैं, अब अगर वो अपना समर्पण नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उन्हें पकड़ सकती है। उसके बाद उनके ऊपर योगी का जो एक्शन है वो चलेगा। तो उसके बाद उसी को लेकर उन्होंने एक प्लानिंग रखी, उसके तहत जो पहले से ही संदीप जी ने बताया कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह एक प्लान बना रहे थे कि किस तरह से वो सरेंडर करेंगे, और अपने प्लान के तहत ही वो आज जो है हाईकोर्ट में पहुंचे और एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने जो है सरेंडर किया है और अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। चलिए राजन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के ये बड़ी खबर है। ओटीटी कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। बिना कानून इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नियम सिर्फ गाइडलाइंस हैं, तो इसलिए कानून की ओर इशारा किया है। कानून की जरूरत है, कंटेंट के लिए मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और बिना कानून के कंटेंट को रेगुलेट भी नहीं किया जा सकता है। तो यह बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। ओटीटी कंटेंट पर नियंत्रण के लिए कानून नहीं है, यह बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से ये बताया गया था कि नए प्रावधान हैं जो कि ओटीटी कंटेंट के लिए एप्लीकेबल होंगे, लागू किए जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की है कि कंटेंट के लिए मुकदमा चलाने का चूंकि प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, और इसलिए इसको गाइडलाइंस के तौर पर तो माना जा सकता है, लेकिन कानून के बिना इसको रेगुलेट करना संभव नहीं है। तो ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। एक तरफ ओटीटी के ऊपर जो कंटेंट है उसको लेकर के बहुत विवाद है, कई अब जो मामले हैं उसको लेकर के दर्ज हो चुके हैं, और ऐसे में अब कानून की आवश्यकता है इसको लेकर के। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है, क्योंकि कंटेंट के लिए मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है, और बिना कानून के कंटेंट को रेगुलेट आप कैसे करेंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओटीटी कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर के ये टिप्पणी की गई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और बिना कानून इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यानी कि सीधे तौर पर आप इसको अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कानून की आवश्यकता है अगर आप ओटीटी के ऊपर कंटेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं। बड़ी जानकारी। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी बिजनौर से है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, ग्राम रोजगार सेवकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजनौर से बड़ी खबर है, अधिकारी पर गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं, और यह आरोप ग्राम विकास अधिकारी पर हैं। जिला विकास अधिकारी की मीटिंग हॉल में यह हंगामा हुआ है, जब ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से गाली गलौज की गई है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, विकास अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी जिस पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से आरोप लगाते हुए इसको लेकर के नारेबाजी भी की गई है, प्रदर्शन भी किया गया है, और अधिकारी पर गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं। जिला विकास अधिकारी के मीटिंग हॉल के अंदर ही ग्राम विकास अधिकारी की तरफ से
गाली गलौज की गई है और हंगामा बढ़ता देकर के जिला विकास अधिकारी बीच मीटिंग से चले भी गए हैं। बिजनौर से बड़ी जानकारी है। ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता के आरोप हैं, गाली गलौज करने के आरोप हैं। ग्राम रोजगार सेवकों ने यह गंभीर आरोप लगाए। अधिकारी पर गाली गलौज करने के आरोप लगे हैं। जिला विकास अधिकारी मीटिंग हॉल में यह पूरा हंगामा देखने को मिला है और हंगामा बढ़ता देखकर बैठक को छोड़कर जिला विकास अधिकारी वहां से निकल लिए। तो एक तरफ ग्राम विकास अधिकारी गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिला विकास अधिकारी वहां से निकल लेते हैं। अभद्रता के आरोप हैं, गाली गलौज करने के आरोप हैं। ग्राम रोजगार सेवक और इन लोगों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अधिकारी के ऊपर ये गाली गलौज करने के आरोप हैं और जिला विकास अधिकारी की मीटिंग हॉल में ही यह पूरा हंगामा हुआ है, यानी कि जिला विकास अधिकारी की मौजूदगी में यह पूरा हंगामा हुआ और जिला विकास अधिकारी वहां से चलते बने। बड़ी जानकारी है बिजनौर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता करने के आरोप लगे हैं और वो भी जिला विकास अधिकारी के सामने, क्योंकि मीटिंग हॉल के अंदर ये अभद्रता की गई है। ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, नारेबाजी भी हुई है। हंगामा जब ज्यादा बढ़ा तो जिला विकास अधिकारी बैठक को छोड़ करके वहां से चले गए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है बिजनौर से। ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर, ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता के आरोप लगाए गए ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से और जिला विकास अधिकारी मीटिंग हॉल में यह पूरा हंगामा हुआ और फिर जिला विकास अधिकारी मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके वहां से निकल गए। बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। ग्राम विकास अधिकारी पर अभद्रता के आरोप लगे हैं और अभद्रता, गाली गलौज की जा रही है ग्राम रोजगार सेवकों के साथ और ग्राम रोजगार सेवकों ने इसको लेकर के आपत्ति की है, विरोध जताया है, नारेबाजी भी की है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक इसको लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाते हुए दिखे हैं। तो बड़ी जानकारी। और फिर हंगामा जब ज्यादा बढ़ रहा था तो बैठक को छोड़ करके जिला विकास अधिकारी बीच से ही वहां से चलते बने हैं। तो बेहद अहम जानकारी है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। बिजनौर से ग्राम विकास अधिकारी पर यह अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अधिकारी पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए। और अब एक और बड़ी जानकारी है। अमेजन इंडिया प्राइम के हेड को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अमेजन प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। बड़ी खबर है। और कोर्ट ने कहा है कि जांच में लेकिन सहयोग करना होगा। तो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट की तरफ से। वेब सीरीज तांडव के चलते लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज थी और अब गिरफ्तारी पर रोक के लिए अपर्णा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें गिरफ्तारी को लेकर के राहत मिली है, लेकिन जांच में सहयोग भी करना होगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अमेजन प्राइम इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। बड़ी खबर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग करना होगा। तांडव वेब सीरीज को लेकर के दरअसल यह पूरा विवाद था। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में यह मामला दर्ज था। पूछताछ के लिए भी अपर्णा गई थी और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अख्तियार किया था उससे राहत मिली। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।